हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन टीचिंग एकेडमी में। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग कक्षा 10 के द्विघात के चैप्टर के पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर हमारा मिल जाता है 4.1 द्विघात समीकरण में। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण होती क्या है और किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह हम लोग इसकी पहचान करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की फुल हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे और एनसीईआरटी की जितनी भी मैथमेटिक्स की बुकें हैं हम उसको सोल्व कर आपको बताएंगे। तो जाँच कीजिए, पहले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जिसमें तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी पुस्तकों में पढ़िएगा। तो ये जांच कीजिए कि क्या नियम द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन हमें दिया है उसने कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू में x-3। उसने कहा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए कि द्विघात समीकरण में पता चल रहा है द्विघात, नाम से पता चलता है तो द्विघात ये कि जिसकी दो घात हो, लेकिन प्रत्येक पद की दो घात भी हो सकती हैं। तो इस तरीके ये तरीका हमारा फिक्स नहीं बैठता है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे सोल्व करके देखते हैं। तो देखिएगा, हमें पहले दिखा दिया है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा दिया, जिसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम यानी पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों पदों की गुणा का दुगना। तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a के स्थान पर क्या है हमारे पास x है, तो x² हो गया प्लस b क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है मेरे पास x और b क्या है मेरे पास 1। तो देखिएगा इधर का सॉल्यूशन तो मैंने कर दिया और इधर देखिए 2 की मल्टीप्लाई में यदि मैं अंदर करता हूँ तो कितना आएगा 2x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 या 6। देखिए जिन बच्चों को ये वाली गुणा करनी नहीं आती है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का लिंक है, तो आप उसे वीडियो को क्लिक कर सकते हैं और गुणा करने के लिए सीख सकते हैं। तो इसमें आगे दिया है उसने x² प्लस के 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा प्लस के 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो गया और 2x से कम x। और ये जो पोर्शन है उठा करके मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ तो होगा प्लस x² प्लस 1 प्लस के 2x। लेकिन जब हम बराबर के से कोई भी चिन्ह कोई भी वस्तु इधर से इधर लेके जाते हैं तो क्या होगा, उनका साइन परिवर्तन हो जाएगा। जो प्लस था वो माइनस का हो गया, 2x हो गया, यहाँ पर ये माइनस था तो इधर आकर प्लस का हो गया 6 इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ 0। तो देखिएगा 2x प्लस का था और 2x माइनस था, इक्वल थे और क्या था चिन्ह विपरीत थे तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो कितना हुआ x² 6 और 1 7 प्लस के 7 बराबर 0। देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखा दिया है, यहाँ पर चर पद की वैल्यू हमारी 2 है, जो बड़ी घात है उसकी 2 है तो ये द्विघात बन जाएगी। लेकिन किस रूप की है वो हमें देखनी होती है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए जो अभिष्ट तो लिख सकते हैं कि यह समीकरण द्विघात के मानक रूप की है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो अब आप देख सकते हैं तो ax² है तो सिंगल x² है, लेकिन bx यहाँ पर बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि ये किस रूप में है, ये तो bx यहाँ पर पद है ही नहीं। तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि यदि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि x² प्लस के 7 इक्वल टू 0 तो हम इसका दूसरा रूप इस तरीके से लिखते हैं कि b के स्थान पर 0 x प्लस के 7 बराबर 0, क्योंकि जो पद उसमें नहीं होता वो हम 0 में लिख देते हैं। तो अब देखिएगा अब बन जाती है हमारी ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिएगा ax के स्थान पर ये हमारा बन गया, b के स्थान पर 0 आ गया और c के स्थान पर 7 आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम हमारा मानक रूप में दिखाई दे रही, इसलिए मैंने लिखा है कि यह समीकरण द्विघात के मानक रूप की है, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम द्विघात की पहचान करते हैं। यह द्विघात को पहचान करने का एक तरीका है। मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है। यदि किसी भी विद्यार्थी को किसी इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम आपको वह क्वेश्चन सॉल्व करके समझा करके आपको बताएंगे। और यदि आप जो है डिस्क्रिप्शन में आप नहीं लिख सकते, कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो भी दे सकता हूं
तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर को मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा। सभी स्टूडेंट्स अपने अपनी बुकों में देखिए। उन्होंने कहा है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें केवल और केवल उनके समीकरण बनानी है, और समीकरण कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाते हैं। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, उसने पहले कहा है एक आयताकार, एक आयत की पहचान होती है, एक आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं उसकी समान होती हैं। देखिए ये हमारी आयताकार है, आज की आमने सामने की भुजाएं कैसी है, समान है। उसने कहा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी है, चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसका समीकरण बनानी है। तो देखिए उसने हमें क्या दिया है, वो पहले वो देखिए, उन्हें हमें क्षेत्रफल दिया है और साथ में एक कंडीशन, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो ठीक है, चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के ऊपर निर्भर करी है, तो हम मानेंगे कि माना मैं साफ कर देता हूं इसे, ये लाइट्स में देखो कोई आयताकार क्षेत्र की लंबाई, तो उसने किसके ऊपर निर्भर करी है, चौड़ाई के ऊपर। तो इसलिए हम लंबाई को तो नहीं ले सकते कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को पहले लेंगे कि चौड़ाई हमारी x है और लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक, दोगुने से यानी कि 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2x हो गई प्लस 1 हो गई। अब प्रश्नानुसार उसने कहा है, प्रश्नानुसार उसने कहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है 22 वर्ग मीटर उसने हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528, और लंबाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2x प्लस के 1, और चौड़ाई क्या है मेरे पास x, तो 5 2 8 यानी 528। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है कि 1 बाई 1 क्या है नंबर की, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x की x इसके साथ मल्टीप्लाई होगी पहले, तो 2 x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो सिंगल x आएगा, x एकम x, तो 528। तो कितना होगा, इसे उठाकर मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ कि 2x² प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। तो देखिए क्या हो गया, ये हमारी समीकरण बनकर तैयार हो गई है। तो केवल और केवल हमसे समीकरण बनाने के लिए क्या है कि समीकरण बनाइए, और हमने समीकरण बना दिए है। तो देखिए किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई जो डाउट्स है, अपने डाउट्स आपका हम क्लियर करेंगे। वो मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, यदि कोई बच्चा डाउट्स में होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और उसको कमेंट्स को हम पढ़ करके उसके अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो उसने कहा कि 2 क्रमागत है। अब 2 संख्या कोई भी क्रमागत हो सकती है, क्रमागत का तात्पर्य होता है जो क्रम से आती हैं। अब मैं आपको एक नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर कि 1 2 3 4। अब देखिए सारी क्रमागत है, लेकिन सब में अंतर कितने का चल रहा है, 1 1 का। सभी को पता है इन सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 1 का डिफरेंस है। और यदि 1 1 का डिफरेंस चल रहा है हमें, तो क्रमागत की पहचान हो गई हमारी। 2 क्रमागत होंगी तो उसमें भी 1 1 का डिफरेंस चलेगा। तो देखिए हम पहले क्या मानेंगे कि माना, और दोनों के उसने कंडीशन क्या है, दोनों का पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो ठीक है, गुणनफल बाद में देखेंगे कि माना पहली संख्या x ले लो, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, उसकी 1 प्लस हो जाएगी, उस नेक्स्ट अगली वाली आएगी तो x प्लस 1 हो जाएगी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 1 1 का डिफरेंस चलता है, क्रमागत संख्याओं में 1 1 का डिफरेंस चलता है। तो उसने कहा कि प्रश्न अनुसार दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल दोनों का कितना होगा कि x और x प्लस 1 बराबर कितना होगा, 306, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, x के x में की जाएगी, फिर 1 में की जाएगी। यदि x के x में करोगे तो
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 जाएगा, माइनस का हो गया तो 306 बराबर 0। तो हमारी समीकरण बनकर तैयार हो गई। तो इस तरीके हम समीकरण बना सकते हैं, और समीकरण बनाना वो वास्तव में बहुत इजी है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अब हम। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है हमारा। उसने कहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन की जो मां है वो रोहन से कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो इनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखो हमेशा पहले वो वर्तमान आयु लेकर चलते हैं, और यदि आयु पश्चात के बारे में बात करें तो आयु को प्लस करेंगे, यानी कि आगे आने वाले समय में बात करेंगे। और यदि जो है 3 वर्ष पहले की बात करता है तो माइनस करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें कि माना, अब उसने कंडीशन दी है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो मां है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की मां की जो आयु है वो रोहन के ऊपर डिपेंड करती है। तो कितना होगा? रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई? x हो गई। अब मां की वर्तमान आयु कितनी होगी? मां की वर्तमान आयु, अब 26 वर्ष बड़ी कहा है उसने, वर्तमान में उसने खुद कहा है कि उससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो x प्लस 26 हो गई। अब दूसरी लाइन में उसने कहा है अब इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि आने वाले समय में बात कर रहा है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब रोहन की आयु पहले कितनी थी? x है। अब 3 वर्ष और आगे हो गया तो आयु में तो 3 वर्ष और जुड़ गए, तो x प्लस 3 हो गए। और मां की आयु, अब पहले क्या थी? पहले तो 26 वर्ष बड़ी थी, अब 3 वर्ष और हो गए तो 29 वर्ष बड़ी हो गई अब उससे। अब उसने कहा है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब गुणनफल भी करना है तो प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार क्या है उसने कि दोनों का गुणनफल, यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना दिया उसने? 360। अब 360 उसने उन्हें गुणनफल हमें दे दिया। तो अब गुणन मल्टीप्लाई, देखो पहले तो सिंगल नंबर की हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इसमें, अब क्या कर रहे हैं हम इसमें डबल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 1 बाय 1 इसे मल्टीप्लाई करके चलेंगे। पहले x के x में करेंगे, फिर 29 में करेंगे। x के x में करोगे कितना आएगा? x स्क्वायर, x में 29 में करोगे तो प्लस के 29x, 3 के x में करोगे प्लस के 3x, और इसके में करोगे 29 में करोगे 3 निम 27 का 7 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 87 300 बराबर 360। जो फैला हुआ है उसे इकट्ठा करके लिखेंगे पहले कि x स्क्वायर प्लस में, देखो 29x ये है प्लस के 3x है तो कितने हो गए? 32x प्लस के 87 माइनस 360 प्लस का इधर आ गया, मैं माइनस में आ गया तो कितना आया? 360 बराबर 0। तो कितना आया हमारा? x स्क्वायर प्लस के 32x, 360 में से 87 माइनस करो, 10 में 7 गए, माइनस के बचेंगे 10 में से 7 गए 3, और 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, कितने बचे? 7। अब ये कितने रह गए मेरे पास? 273 बराबर 0। देखिए समीकरण बनकर तैयार हो गए मेरे पास। वो केवल हो क्या हमसे कहा
हमसे कह रहा था कि केवल समीकरण बनाकर तैयार करके हमें दिखाइए, तो हमने समीकरण बना दिए है। और आप देखिए वास्तव में इक्वेशन क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। और इस तरह की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग अकेडमी पर। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बच्चे इक्वेशन बनाने में हल्के हैं, कमज़ोर हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के पास तक ये वीडियो पहुंच सके और इक्वेशन बनाने में आसानी से सीख सके। तो आप सभी के लिए मैं आपसे कहता हूं, आप मेरे लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।